हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस, दैट इज एक्सक्रीशन। अब तक जो हम लोगों ने 3 लाइफ प्रोसेसेस को डिस्कस किया है, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा है, क्या क्या प्रोसेसेस हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन प्रोसेस को हमने देखा। न्यूट्रिशन में क्या होता है कि हम एनर्जी गेन करने के लिए फूड लेते हैं, फिर इस फूड का डाइजेशन होता है, राइट। तो डाइजेशन होने के बाद कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी बच जाते हैं, कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट भी बच जाते हैं, जिनका एलिमिनेशन होता है हमारी बॉडी से, एंड उस प्रोसेस को हम लोग कह रहे थे इजेशन, राइट। उसके बाद फिर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। इस डाइजेशन से जो ग्लूकोज मिलता है एंड अदर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसका हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या? किसी चीज़ का बनना या किसी चीज़ का ब्रेकडाउन, है ना। किसी चीज़ की सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन, इन दोनों ही प्रोसेस को हम लोग कलेक्टिवली क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस। इसके अलावा और भी ढेर सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही होती हैं, है ना। बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस का मतलब क्या कि कोई चीज़ बन रही है तो कोई चीज़ टूट रही है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर उस ग्लूकोज को तोड़ करके एटीपी प्रोड्यूस की जा रही है, फिर इस एटीपी को यूटिलाइज करती है हमारी सेल्स, तो इसका ब्रेकडाउन होता है। तो इन सारी प्रोसेसेस जो हो रही हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, तो इस रिएक्शंस के ड्यूरिंग बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, राइट। मेटाबॉलिक रिएक्शंस का मतलब सीधा सा मतलब है कि जो भी हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, उस सेल में जो भी रिएक्शंस हो रहा है, राइट। सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस सेल्स में होती है, डाइजेशन की प्रोसेस डिफरेंट सेल्स में होती है ना। इस ड्यूरिंग बहुत सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल का प्रोडक्शन होता है, जिसका हमारी बॉडी से, इवन प्लांट्स की बॉडी में भी रेस्पिरेशन होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, ऑक्सीजन का रिलीज होता है ना। तो ये सब जो प्रोसेस हो रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई हार्मफुल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी हमारी बॉडी में बन रहे होते हैं, राइट, जो कि हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल एंड टॉक्सिक होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस का हमारी बॉडी से एलिमिनेट होना बहुत ज़रूरी होता है। इन वेस्ट का, ये वेस्ट मटेरियल जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं, जिनका एलिमिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो इस एलिमिनेशन के लिए हमारी बॉडी में एक अनदर प्रोसेस होती है, एक अनदर सेपरेट सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। एंड जो सिस्टम इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। सो व्हाट इज एक्सक्रीशन? अब बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि हम हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के ड्यूरिंग जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें बॉडी से रिमूव किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है। अब हमने कहा कि यहाँ पे मेटाबॉलिक वेस्ट का प्रोडक्शन होता है, तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट क्या क्या हो सकते हैं भाई? तो आपने देखा था रेस्पिरेशन के केस में, राइट। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? प्लांट्स के केस में ऑक्सीजन का रिमूवल होता है ना। बॉडी से ऑक्सीजन निकलता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये क्या है? गैसियस वेस्ट है। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल होता है, और उस टाइम में, फोटोसिंथेसिस के टाइम में, ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए यूजलेस होता है। तो ये हो गया गैसियस वेस्ट, है ना। बिकॉज ये सेलुलर एक्टिविटीज के ड्यूरिंग प्रोड्यूस हो रही है, तो इसे हम कहेंगे मेटाबॉलिक वेस्ट। जिस भी सब्सटेंसेस की हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सारे के सारे सब्सटेंसेस क्या हो जाते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाते हैं, ओके। सेकंड चीज, एक्सेस वाटर एंड मिनरल सॉल्ट। हमारी बॉडी से आपने देखा स्वेटिंग होती है, तो एक्सेस वाटर, प्लांट्स के केस में आपने देखा था ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है, राइट। तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से प्लांट्स के केस में एक्सेस वाटर का रिमूवल होता है। फिर आ जाता है आपका बाइल पिगमेंट्स, नाइट्रोजिनस वेस्ट, डेड सेल्स, रेजिन्स एंड गम्स। ये सारे जो हैं वो क्या है? प्लांट्स के केस में मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ मेजर इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, जिनका बॉडी से एलिमिनेशन ज़रूरी होता है। अब गैसियस वेस्ट की बात करें, तो गैसियस वेस्ट का किस तरह से रिमूवल होता है, ये हमने देख लिया। रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है एनिमल्स के केस में, टू इन एनिमल्स, एंड ऑक्सीजन इन प्लांट्स कब होता है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है। ये जो गैसियस वेस्ट है, इसका एलिमिनेशन हमने ऑलरेडी डन कर लिया है। किस प्रोसेस के थ्रू होता है? तो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू होता है, राइट। दोनों ही केसेस में, एनिमल्स में भी एंड प्लांट्स में भी। उसके बाद एक्सेस वाटर का रिमूवल प्लांट्स के केस में रेस्पिरेशन की प्रोसेस के ड्यूरिंग होता है, राइट। एंड ह्यूमन बींग्स में वाटर एंड मिनरल सॉल्ट जो होते हैं, उसका किस तरह से होता है? स्वेटिंग जब हम करते हैं तो बहुत सारे वाटर एंड सॉल्ट्स रिलीज होते हैं, राइट। तो ये भी हमने ऑलरेडी देख लिया कि वाटर
प्लांट्स के केस में ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपीरेशन थ्रू स्टोमेटा, एंड एनिमल्स के केस में स्वेटिंग के थ्रू, राइट। इसके बाद बाइल पिगमेंट्स भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो कि फैट्स के डाइजेशन के ड्यूरिंग जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं उनका रिमूवल होता है। तो ये कहाँ पे होता है? लीवर के थ्रू इस मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल किया जाता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे मेजर मेटाबॉलिक वेस्ट आ जाता है, जो कि है नाइट्रोजिनस वेस्ट, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत हार्मफुल एंड टॉक्सिक वेस्ट होते हैं। इन्हें जितना जल्दी हमारी बॉडी से इलिमिनेट कर दिया जाए उतना ही अच्छा है, वरना ये डिफरेंट डिफेक्ट्स डिजीज कॉज कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, तो ये इतने ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, इसलिए इनके एलिमिनेशन के लिए हमारी बॉडी में एक प्रॉपर सिस्टम होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं एंड टॉक्सिक होते हैं, इसलिए इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम होता है। और इन्हीं के एलिमिनेशन के लिए जो हमारी बॉडी में सिस्टम पाया जाता है, उसी सिस्टम को कहा जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंड इसी सिस्टम को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एंड ये सब आपने देख लिया कि ये सब छोटी छोटी कम अमाउंट में मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। गैसियस वेस्ट जो भी है डिफ्यूजन के थ्रू निकल जाता है। एक्सेस वाटर प्लांट्स के केस में ट्रांसपीरेशन के थ्रू निकल जाता है। मिनरल साल्ट्स हमारी बॉडी से वाटर एंड जो भी एक्सेस सॉल्ट्स होते हैं वो स्वेटिंग के थ्रू निकल जाते हैं। बाइल पिगमेंट्स का भी रिमूवल हो जाता है लीवर के थ्रू, है ना। प्लांट्स के केस में जो डेड सेल्स होते हैं, रेजिन्स होते हैं, गम्स होते हैं, ये मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। एंड हमारे केसेस में नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होते हैं वो बहुत ही मेजर मेटाबॉलिक वेस्ट माने जाते हैं, जिनके रिमूवल के लिए हमारी बॉडी में, हम हायर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी में एक प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि रेस्पायरेशन की प्रोसेस भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरीके से होती है। किसी में एरोबिक रेस्पायरेशन होता है और किसी में एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है। फिर डाइजेशन की प्रोसेस भी डिफरेंट होती है। न्यूट्रिशन गेन करने की जो प्रोसेस होती है, किसी में ऑटोट्रोफिक होता है और किसी में हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है। जस्ट लाइक दैट एलिमिनेशन की प्रोसेस भी इन मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट करने की जो प्रोसेस होती है वो भी हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है। हर ऑर्गेनिज्म में इसके लिए एक अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उस मेटाबॉलिक वेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट, जिसका बॉडी से एलिमिनेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये नाइट्रोजिनस वेस्ट होते क्या हैं। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट उसे कहा जाता है जिसमें नाइट्रोजन होता है। ये एक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट। ओके, इज इट नथिंग बट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जो कि डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, इसे नाइट्रोजिनस वेस्ट कहा जाता है। ये बहुत ही हार्मफुल एंड टॉक्सिक होते हैं हमारी बॉडी के लिए। अब ये यूरिया हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, क्रिएटिनाइन हो सकता है, गुआनाइन हो सकता है। तो इस डिफरेंट टाइप के जो नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हर ऑर्गेनिज्म में हर टाइप के होते हैं। तो इस बेसिस पर, इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बेसिस पर एनिमल्स को 4 टाइप्स में, बेसिकली 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, अब कोई होते हैं जो कि अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं अमोनोटेलिक। ये वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पानी में रहते हैं, है ना। तो फिशेस एंड जितने भी छोटे मोटे एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। जो भी वाटर में रहने वाले हैं एक्वेटिक एनिमल्स वो अमोनिया एक्सक्रीटिंग होते हैं, इसलिए उसे हम अमोनोटेलिक कहते हैं। अब ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है ना, ये उस बेसिस पर किया गया है कि किसकी बॉडी से कौन सा नाइट्रोजिनस वेस्ट किस टाइप में सबसे ज़्यादा रिलीज होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। अमोनिया का भी फॉर्मेशन होता है थोड़ा बहुत, यूरिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है, गुआनिन भी बनता है, क्रिएटिनिन भी बनता है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा यूरिया का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम लोग जो है यूरियोटेलिक कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी इंसेक्ट्स हैं एक्सेप्ट स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, उनकी बॉडी से एंड जितने भी रेप्टाइल्स हैं, इन तीनों कैटेगरी इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ये यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इन्हें यूरिकोटेलिक कहा जाता है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है आपको कि कौन से ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म क्या प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करने वाले को यूरिकोटेलिक कहेंगे। और इसमें आ जाते हैं 3 ऑर्गेनिज्म, 3 टाइप के, 3 कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। देन एम्फीबियंस जो कि वाटर में भी रहते हैं एंड टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, यानी कि ज़मीन पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। उन एम्फीबियंस एंड ममेल्स हम लोग जो हैं
जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि चाइल्ड गिविंग एनिमल्स हैं, तो वो सारे जो हैं वो यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है। एंड जो गुआनिन एक्सक्रीट करते हैं, जैसे कि स्पाइडर, मकड़ा आपने देखा होगा, तो वो गुआनिन एक्सक्रीट करते हैं, एंड स्कॉर्पियन, बिच्छू, तो ये दोनों, इन्हें कहा जाता है गुआनोटेलिक। तो इस तरह से 4 कैटेगरी होती है, अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड गुआनोटेलिक, ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा टॉक्सिक जो होता है ना, वो अमोनिया होता है, ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। उससे कम यूरिक एसिड होता है एंड सबसे कम यूरिया होता है। इसलिए हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा यूरिया का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, इतने ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं कि ये जैसे ही हमारी बॉडी में बनते हैं, लीवर उन्हें तुरंत कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। अगर ये अमोनिया और यूरिक एसिड हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगेगा तो हमारी डेथ भी हो सकती है, इतने ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। इसलिए ये जैसे ही सिंथेसिस होता है, इसे फौरन से लीवर जो है वो यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। अब इन नाइट्रोजिनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए एक सेपरेट सिस्टम होता है, जैसा कि मैंने बताया, उसी सिस्टम को कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इसी एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम यूरिनरी सिस्टम भी कहा जाता है, कहते हैं, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं, ओके। अब आपने यहाँ पे देखा कि कई सारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसका बॉडी से इलिमिनेशन जरूरी होता है। तो यहाँ पे आपके मन में बस एक सवाल आ रहा होगा, इसी से मिलती जुलती प्रोसेस तो हम लोगों ने पहले भी देखी थी जब हम डाइजेशन डिस्कस कर रहे थे, दैट इज इजेशन। तो इजेशन एंड एक्सक्रीशन, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? तो बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, ये इजेशन एक अलग प्रोसेस होती है, एक्सक्रीशन एक अलग प्रोसेस होती है, ठीक है। इजेशन में हमने क्या देखा था कि जब डाइजेशन होती है तो फूड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब्ड फूड हमारी बॉडी में, हमारे इंटेस्टाइन में बच जाते हैं, उसे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है और यहाँ पे ये आकर के एक्यूमुलेट हो जाते हैं और फिर उसके बाद हम इसे यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं एनस के थ्रू। तो दिस इज इजेशन, ठीक है। ये जो अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल्स होते हैं, ये सॉलिड वेस्ट होते हैं, जैसे हम कहते हैं फीसेस, ठीक है। तो ये हो गया इजेशन की प्रोसेस, जो कि सेल के बाहर हो रही है। यहाँ पे एक ऑर्गन सिस्टम जो है पूरा, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके एक्सक्रीशन के लिए। बट एक्सक्रीशन एक ऐसे प्रोसेस है जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। इजेशन की प्रोसेस जो होती है, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में होती है। आपने देखा है प्लांट्स को इजेस्ट करते हुए? नहीं देखा है ना। तो एनिमल्स के केसेस में सिर्फ और सिर्फ इजेशन होता है, बट एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस होती है, ये प्लांट्स में भी होती है एंड एनिमल्स में भी होती है, ठीक है। ये हर ऑर्गेनिज्म में होती है, प्लांट्स में भी होती है एंड एनिमल्स में भी होती है। इसमें क्या होता है कि हमारे सेल्स में जो भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के ड्यूरिंग जो मेटाबॉलिक वेस्ट का प्रोडक्शन होता है, उसका इलिमिनेशन होता है। बस यही डिफरेंस है इजेशन एंड एक्सक्रीशन में। इसमें सॉलिड वेस्ट का प्रोडक्शन होता है, सॉलिड वेस्ट एक्सक्रीट आउट किए जाते हैं, एंड इसमें ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है या फिर वाटर का, एक्सेस वाटर का रिलीज हो रहा है, एक्सेस वाटर रिलीज हो रही है हमारी बॉडी से, स्वेटिंग हो रही है। तो आपने देखा कि गैसियस और लिक्विड फॉर्म में मेटाबॉलिक वेस्ट का इलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इजेशन में सॉलिड वेस्ट का इलिमिनेशन होता है एंड एक्सक्रीशन में गैसियस या लिक्विड वेस्ट का इलिमिनेशन होता है। तो इस तरह से इजेशन एंड एक्सक्रीशन में कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल्स, बट एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स। इजेशन में फीसेस के फॉर्म में डिस्चार्ज होता है, बट एक्सक्रीशन में गैस के फॉर्म में होता है, यूरिन के फॉर्म में होता है, स्वेटिंग के फॉर्म में होता है, वाटर के फॉर्म में होता है एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। इजेशन में सॉलिड वेस्ट का एलिमिनेशन होता है, एक्सक्रीशन में गैसेस और लिक्विड वेस्ट का एलिमिनेशन होता है। इजेशन की प्रोसेस में एलिमिनेशन कहाँ से हो रहा था? एनस के थ्रू होता है, राइट। एंड एक्सक्रीशन की प्रोसेस में नाक से भी हम सांस छोड़ते हैं, मुंह से भी सांस छोड़ते हैं, तो माउथ से होता है, नोज से होता है। फिर लीवर, बाइल पिगमेंट्स का सिक्रीशन कहाँ से हो रहा था? लीवर से, है ना, इसका एलिमिनेशन लीवर से होता है। फिर स्किन से, स्वेटिंग कहाँ से होती है? हमारी स्किन से होती है, तो स्किन से भी एक्सक्रीशन हो रहा है। उसके बाद यूरिनेशन हम कहाँ से करते हैं? यूरेथ्रा से करते हैं, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, बट इजेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज एनस, ओके।
इजेशन की प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में होती है, बट एक्सक्रीशन की प्रोसेस प्लांट्स में भी होती है, जैसे कि ट्रांसपीरेशन, है ना। एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। ओके, तो ये था मेजर डिफरेंसेस इजेशन एंड एक्सक्रीशन में। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि एक्सक्रीशन किस में होता है, और हम लोग आज किस किस ऑर्गेनिज्म के बारे में एक्सक्रीशन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरह से एक्सक्रीशन होता है, देन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरह से होता है। तो इसमें हम लोग खासकर बात करेंगे ह्यूमन बींग्स के, एंड देन प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। ओके, इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन की प्रोसेस किस तरह से होती है। देन वी विल डिस्कस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन किस तरह से होता है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे ह्यूमन बींग्स की, एंड देन वी विल डिस्कस फॉर प्लांट्स एक्सक्रीशन प्रोसेस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल होते हैं। इसका ये एक जो सेल है ये पूरा डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है एनवायरनमेंट के, इसलिए ये अपने इसमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है एक्सक्रीशन के लिए। ये नॉर्मल बॉडी सरफेस से ही एक्सक्रीशन करते हैं। इसमें मेनली आपको नाम याद रखना है, अमोनिया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। जिस तरह से आपने देखा न्यूट्रिशन करते हैं ये, वैसे ही एक्सक्रीशन की प्रोसेस भी इसमें होती है ना। लुक एट दिस, कुछ इस तरह से इजेशन भी हो रहा था। ये अपने सीटोपोडिया को आगे की तरफ करते हैं, फूड को इंटेक करते हैं, फिर इस फूड पार्टिकल्स का अंदर जाकर के डाइजेशन होता है, और ये उसी बॉडी सरफेस से एक्सक्रीशन कर देते हैं। तो इसमें सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू एलिमिनेशन होता है। ओके, इनके आसपास जो भी पानी मौजूद होता है उसमें ये अपना एक्सक्रीशन प्रोसेस कर लेते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जैसा कि आपने देखा था, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। उसी तरह से हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो भी 4 कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ होता है। 1 पेयर ऑफ किडनीज पाई जाती हैं, 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूराइनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है, दिस इज किडनी, दिस इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन आवर बॉडी, एंड ये एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि इस किडनी को हेल्प करते हैं यूरिनेशन एक्सक्रीशन की प्रोसेस में। ओके, अब आइए एक एक करके इनके स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस को देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल किडनी की अगर हम कलर की बात करें तो ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, एंड इसके शेप, लुक एट दिस, ये शेप इसका किस तरह से राजमा की तरह कुछ दिख रहा है, राइट। बीन देखा है ना आपने, कुछ इस तरह का होता है। तो उसी बीन शेप्ड का ये ऑर्गन होता है जो कि हमारे एब्डोमेन रीजन में लोकेटेड होता है, ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। यानी कि आपके वेस्ट का जो डीप डिप्रेशन वाला जो पोर्शन होता है ना, जस्ट यहीं पे किडनी प्रेजेंट होती है दोनों साइड में, ठीक है। एक और बात कि राइट किडनी जो होती है ना, वो थोड़ी सी नीचे होती है लेफ्ट किडनी से, ठीक है। ये राइट किडनी है। हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम डायग्राम बनाएंगे तो जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो एक्चुअली में राइट होगा, एंड जो राइट साइड में होगा वो हम उसे लेफ्ट लिखेंगे, ठीक है। यानी कि ये लेफ्ट किडनी है और ये राइट किडनी है। तो राइट किडनी जो होती है वो लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा नीचे होती है, क्योंकि इस साइड में यहाँ पे लीवर प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे लीवर प्रेजेंट होता है, इसलिए ये थोड़ा सा नीचे की तरफ दबी हुई होती है। और आपने लंग्स में भी देखा था ना, इसी लीवर की वजह से यहाँ पे लंग्स थोड़ा सा इस साइड का जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को तो हम लोग बाद में देखेंगे, बिकॉज ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल एक ओवरव्यू में बता दूंगी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बट उससे पहले हम लोग इन चारों कंपोनेंट्स को, जो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देन हम इनके इस किडनी के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ओके, इसका मेन फंक्शन होता है, ये हमारे ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद होता है, उस वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करने का काम करता है, एंड यूरिन प्रोडक्शन का काम करता है। वो जो फिल्ट्रेट निकलता है उसे यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करने का काम करती है हमारी किडनी। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में बॉडी के फ्लूइड्स, जो भी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, है ना, पसीने के थ्रू जो बाहर निकलता है इलेक्ट्रोलाइट्स, तो उस तरह से ये स्वेटिंग वगैरह करके ये हमारी बॉडी के फ्लूइड सिस्टम को भी, फ्लूइड लेवल को भी मेंटेन करके रखती है। ये मेजर फंक्शन होते हैं किडनी के।
इस किडनी का हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर ये प्रॉपर फंक्शन ना करे, ये हमारे ब्लड को फिल्टर ना करे, तो बहुत सारे डिफरेंट डिजीज कॉज होने लगेंगे। आपने सुना भी होगा किडनी फेल हो जाती है, काम नहीं कर रही है, बंद हो जाती है ना। तो ये सारे बहुत सारे डिजीज़ कॉज होने लगेंगे अगर अच्छे से ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं होता है, जिसमें किडनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी सिस्ट हो सकता है, वगैरह वगैरह। ओके, अब नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें, दैट इज़ यूरेटर। तो देखिए, एक ओवरव्यू अगर मैं बताऊं एक्सक्रीटरी सिस्टम का, तो होता क्या है कि यहाँ पे ये किडनी प्रेजेंट है। ये किडनी यूरिन प्रोडक्शन का काम करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, और फिल्टर करने के बाद जो वेस्ट बच जाता है, जो लिक्विड पार्ट बच जाता है, फिल्ट्रेट कहते हैं उसे। तो उस फिल्ट्रेट को लेकर के ये एक ट्यूब की तरह एक स्ट्रक्चर होता है। एक ट्यूब के थ्रू ये एक बाउल में ला करके उसे कलेक्ट करती है, और उसके बाद वहाँ से उस यूरिन के फॉर्म में उस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का हमारी बॉडी से इलिमिनेशन होता है, और उसके लिए एक अलग ऑर्गन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू इस कलेक्टिंग ट्यूब में, इस कलेक्टिंग ऑर्गन में कलेक्ट हो रहा है वेस्ट प्रोडक्ट, और उसके बाद यहाँ से इलिमिनेशन हो जाता है। तो इस तरह से 4 ऑर्गन्स होते हैं। किडनी, ये जो ट्यूब है जो कि एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को, जहाँ से यूरिन पास हो रहा है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में आ रहा है, इस ट्यूब को हम कहते हैं यूरेटर। एंड ये एक स्फेरिकल हॉलो शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन होता है। ये मसल से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ओके, और 4th ऑर्गन है यूरेथ्रा। ये एक ऐसा ट्यूब है जहाँ से हम यूरिन को बाहर पास आउट करते हैं। ठीक है, और इसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रल स्फिंक्टर। जैसे कि आपने देखा था डाइजेशन की प्रोसेस में, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे स्फिंक्टर लगा हुआ होता है ना। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को उतरने के लिए पहले स्फिंक्टर क्रॉस करना पड़ता है। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी यूरेथ्रल स्फिंक्टर लगा हुआ होता है। और ये मस्कुलर ऑर्गन है, ये मसल से मिलकर के एक ऐसे मसल से बना हुआ होता है जिसका कंट्रोल हमारी नर्व्स करती है। यूरेथ्रल स्फिंक्टर का काम है कि जब हम यूरिनेशन की अर्ज फील करते हैं ना, तो ये जो ब्लैडर होता है, ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन फील होता है। ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसके अंदर जो यूरिन प्रेजेंट है उसमें प्रेशर डेवलप होता है, और वही प्रेशर जो है इस स्फिंक्टर को ओपन करता है और हम बाहर यूरिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से फंक्शन करती है ये यूरिनरी ब्लैडर। अब आइए हम बात करते हैं किडनी के स्ट्रक्चर की। तो लुक एट दिस, ये जो डिप्रेशन वाला पोर्शन दिख रहा है ना आपको किडनी का, ये जो डिप्रेशन वाला पोर्शन है ना किडनी का, इस पोर्शन को, इस रीजन को कहा जाता है हाइलम। ठीक है, सबसे पहली बात, इस रीजन को हम कहते हैं हाइलम। और उसके बाद इसके जो प्रोटेक्टिव लेयर है, जो इसे प्रोटेक्ट करके रखती है, इंजरी से बचाती है, डैमेजिंग से बचाती है, इस लेयर को, ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई एक लेयर होती है जो कि इसे न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है ना, और इसे प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को कहा जाता है रीनल कैप्सूल। ठीक है, उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम कहते हैं रीनल कैप्सूल। और उसके बाद अब इसे अगर हम अंदर के स्ट्रक्चर की बात करें, तो सब अंदर से सबसे बाहरी जो लेयर होती है, इसे हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। ये सबसे बाहरी वाली आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग दिख रही है, जिसे हम कहते हैं रीनल कैप्सूल। ये है रीनल कैप्सूल। उसके बाद वाला जो ये जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, इतना दूर का ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये इस पार्ट को कहा जाता है रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये रीनल कॉर्टेक्स, यही वो रीजन है जहाँ पे बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट होती है। उस बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट को कहा जाता है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन इसी रीजन में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा रीनल कॉर्टेक्स से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जिसे हम कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन। ये जो है ना आरबीसीज को बनाने में हेल्प करता है। ये बोन मैरो में एरिथ्रोपोइटिन की सिंथेसिस होती है। ये बोन मैरो में आरबीसीज के प्रिकर्सर्स का फॉर्मेशन करता है, और जिसके थ्रू आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है कि किडनी के रीनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है एरिथ्रोपोइटिन। बस इतना ही याद रखना है कि किडनी से किस हार्मोन का सिक्रेशन होता है, एरिथ्रोपोइटिन का, जो कि आरबीसी बनाने में हेल्प करती है। ओके, उसके बाद अब इस रीजन, ये हो गया कॉर्टेक्स आपका। ठीक है, ये रीजन हो गया आपका कॉर्टेक्स। उसके बाद ये अंदर वाला जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को, ये जो पूरा पोर्शन है, इस पोर्शन को कहा जाता है मेड्यूला। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किडनी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं रीनल,
किडनी से रिलेटेड कोई भी ऑर्गन को जब हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो वेन हो, चाहे वो आर्टरी हो, चाहे वो कोई भी किडनी का पार्ट हो, सभी में रीनल वर्ड हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा लंग्स के लिए आपने देखा था कि लंग्स के लिए हम पल्मोनरी वर्ड यूज़ करते हैं। ये हमेशा याद रखने वाली बात है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हमेशा ध्यान में रखना है। लंग्स के लिए हम पल्मोनरी वर्ड यूज़ करते हैं, किडनी के लिए रीनल वर्ड यूज़ करते हैं, हार्ट के लिए कार्डियक वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। ब्रेन से रिलेटेड जो भी बातें होंगी तो उसमें हम न्यूरल यूज़ करते हैं, और लीवर के लिए हिपैटिक वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। लीवर के लिए हिपैटिक। तो ये कुछ टर्म हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। लीवर के लिए हिपैटिक, हार्ट के लिए कार्डियक वर्ड यूज़ होता है, किडनी के लिए रीनल वर्ड यूज़ होता है, लंग्स के लिए पल्मोनरी वर्ड यूज़ होता है, ओके। अब नेफ्रॉन, जिस तरह से आपने देखा था रेस्पायरेशन में कि लंग्स की एक फंक्शनल यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई, उसी एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज होता है। ये एल्वियोलाई गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जस्ट लाइक दैट हमारी किडनी की भी एक फंक्शनल यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये रीनल कॉर्टेक्स से शुरू होता है। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर रीनल कॉर्टेक्स वाले रीजन से लेकर के पूरे मेड्यूला में, ये जो मेड्यूला है ना, ये जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको हम कहते हैं मेड्यूलरी पिरामिड, ठीक है। तो इसमें पूरा इम्बेडेड होता है, यानी कि कॉर्टेक्स से लेकर के मेड्यूला वाले रीजन में ये नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे दो वेन्स दिख रही हैं जो हार्ट से ब्लड को किडनी तक लेकर के आती है, उसे कहते हैं रीनल आर्टरी। और जो इस किडनी से हार्ट को लेकर के हार्ट तक जाती है, किडनी से हार्ट तक लेकर के जाती है, उसे हम कहते हैं रीनल वेन, ओके। इसके अलावा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पे, राइट। ये जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस रीजन को कहते हैं हम पेल्विस, ठीक है। और बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो ये कुछ स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको ध्यान में रखना है। एक बार फिर से मैं बता दूं, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है उसे कहा जाता है रीनल कैप्सूल। उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनल में सबसे बाहरी जो लेयर होती है, ये वाली लेयर, इसे कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। उसके अंदर वाले पार्ट को मेड्यूला कहा जाता है और उसी मेड्यूला में प्रेजेंट होता है बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। यही किडनी की फंक्शनल यूनिट भी कहलाती है। उसके बाद जो आर्टरी, जो ब्लड वेसल्स अनफिल्टर्ड ब्लड को हार्ट से इसमें लेकर के आ रही है, किडनी में लेकर के आ रही है, उसे रीनल आर्टरी कहते हैं। और जो लेकर के जाती है हार्ट तक, उसे कहा जाता है रीनल वेन। उसके बाद ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि यूरिन को कलेक्ट करता है और आगे की तरफ यूरेटर में पुश करता है। इस रीजन को कहा जाता है रीनल पेल्विस एंड इसी से अटैच्ड होता है यूरेटर, ठीक है। अब नेफ्रॉन और न्यूरॉन, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूरॉन ब्रेन का पार्ट होता है और ये है नेफ्रॉन, ठीक है। हर एक ऑर्गन्स की अपनी एक फंक्शनल यूनिट होती है जो कि फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे कि लंग्स में एल्वियोलाई होता है, वैसे ही किडनी की नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट होती है, ब्रेन की फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन होती है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है न्यूरॉन और नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है और न्यूरॉन ब्रेन का, ओके। एंड बिकॉज ये ब्लड फिल्टर करने का काम करती है, इसलिए इसे हम ब्लड फिल्ट्रेशन यूनिट भी कहते हैं। नाउ ब्लड फिल्ट्रेशन होता किस तरह से है, तो इसे समझने के लिए आइए सबसे पहले हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। देन हम लोग देखेंगे कि ये ब्लड फिल्ट्रेशन किस तरह से होता है, यूरिन का प्रोडक्शन किस तरह से होता है, ओके। तो नेफ्रॉन में सबसे पहली बात कि एक किडनी, हमारे पास दो किडनियां प्रेजेंट होती हैं, ओके। एक किडनी में 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल कंजस्टेड वे में एकदम प्रेजेंट होते हैं और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। लुक एट दिस। अब ये वाला जो रीजन है ना, इतना रीजन, ये वाला पार्ट प्रेजेंट होता है रीनल कॉर्टेक्स में, ठीक है। बाहरी वाले पार्ट में ये प्रेजेंट होता है एंड उसके अंदर वाला जो पार्ट होता है, ये जो पूरा पोर्शन है, ये प्रेजेंट होता है मेड्यूला वाले रीजन में, ठीक है। अब इस नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है बाउमेन कैप्सूल और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। एक रीजन आपको यहाँ पे दिख रहा है और उसके बाद ये कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रही है। तो दो पार्ट होते हैं नेफ्रॉन में। ग्लोमेरुलस जो है, यहाँ से हार्ट से ब्लड वेसल्स आ रही है, ब्लड लेकर के, अनफिल्टर्ड ब्लड लेकर के, ठीक है। ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है, उस ब्लड को लेकर के आई।
ब्लड वेसल आगे जा करके ये डिफरेंट नेफ्रॉन में बट जाती है। इस तरह से यहाँ पर से दूसरा नेफ्रॉन होगा, उसमें चली गई ये आर्टरी, है ना। फिर यहाँ पर से दूसरा नेफ्रॉन होगा, उसमें चली गई, तो ये आर्टेरियोल में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद फर्दर ये कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है और कुछ इस तरह से क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज का फॉर्मेशन करती है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्लोमेरुलस, जो कि एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर में एसोसिएटेड होता है, ठीक है। एंड दिस कप शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बाउमेन्स कैप्सूल। तो एक पार्ट हो गया आपको ग्लोमेरुलस, और उसके बाद ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स, जिसमें आपको आ जाता है बाउमेन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को हम बाउमेन्स कैप्सूल कहते हैं, ओके। उसके बाद ये जो जस्ट बाद हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस हाईली क्वाइल्ड रीजन को पीसीटी कहा जाता है, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, पीसीटी, ओके। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है अगला, आगे का, यानी कि पास का, उसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं। और जो दूर का होता है उसके लिए हम डिस्टल वर्ड यूज करते हैं। ये याद रखिएगा, हमेशा ये टर्म आपको आगे सुनने को मिलेगा। डिस्टल मीन्स होता है दूर का और प्रॉक्सिमल मीन्स होता है पास का, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल मीन्स पास, कॉन्वोल्यूटेड मीन्स होता है क्वाइल्ड, एंड ट्यूब्यूल्स यानी कि ट्यूब। तो पास वाला जो ये इस बाउमेन्स कैप्सूल के पास वाला जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, क्वाइल्ड ट्यूब है, उसे कहते हैं हम पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद दूर वाले जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, उसको हम कहते हैं डीसीटी, यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। डिस्टल मीन्स दूर का, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद बीच में आपको ये यू शेप्ड रीजन दिख रहा है, इस यू शेप्ड रीजन को हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, ओके। हेनले एक साइंटिस्ट थे, उसी के नाम पे, उन्हीं के नाम पे लूप ऑफ हेनले नाम रखा गया है। तो हेनले का एच हमेशा आपको बड़ा लिखना है। बाउमैन जो थे वो भी एक साइंटिस्ट थे, तो इसलिए हमेशा बाउमैन का बी कैपिटल होगा, हेनले का एच हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है। अब ये बाउमेन्स कैप्सूल को हम डिफाइन किस तरह से करेंगे, तो इट इज अ कप शेप्ड इन ऑफ क्वाइल्ड रीनल ट्यूब्यूल्स दैट कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट। अब यही वो रीजन होता है, यही वो रीजन है जो कि फिल्ट्रेट को कलेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फिल्ट्रेट को लेकर के कौन आ रहा है, कैपिलरीज लेकर के आ रही है ना, ब्लड वेसल्स लेकर के आ रही हैं, तो वो किसमें जा रहा है, इसी बाउमेन्स कैप्सूल में, ओके। तो यही वो रीजन है जहाँ पे फिल्ट्रेट का कलेक्शन होता है, ओके। और उसके बाद अब बहुत सारी नेफ्रॉन इस तरह से आकर के अटैच्ड होती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एक किडनी में 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, तो बहुत सारी नेफ्रॉन एक मेन डक्ट में आकर के कलेक्ट हो जाती है। उस मेन डक्ट को कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, जिससे बहुत सारी नेफ्रॉन्स जुड़ी हुई होती हैं, ओके। तो ये था आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। एक बात और ध्यान में रखना है कि ये जो नेफ्रॉन है ना, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। नेफ्रॉन का पार्ट ग्लोमेरुलस है, रीनल ट्यूब्यूल्स है एंड बाउमेन्स कैप्सूल है, ठीक है। लेकिन कलेक्टिंग डक्ट ये जो है बहुत सारे नेफ्रॉन को आपस में जोड़ती है, ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, ये ध्यान में रखना है, ओके। अब आइए समझते हैं कि इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है। हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया, अब इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है। अब ये ब्लड को फिल्टर कैसे करता है, किस तरह से यूरिन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो यूरिन फॉर्मेशन का सबसे पहले बात क्या, यूरिन फॉर्मेशन का पर्पस क्या है, टू फिल्टर आउट द ब्लड, राइट। ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल्स प्रेजेंट है, उन वेस्ट मटेरियल्स का इलिमिनेशन करना, यही तो मेन मकसद है ना यूरिन प्रोडक्शन का। अब ये किस तरह से बनता है, हाउ इट इज़ डन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मेन ब्लड वेसल्स आ रही है, मेन आर्टरी आ रही है। ये मेन आर्टरी आकर के एक ब्रांच में डिवाइड हो गई और एक नेफ्रॉन में चली जाती है। फिर अगला यहाँ पर ये आगे बढ़ेगी, यहाँ पे दूसरा नेफ्रॉन है उसमें चली जाती है। इस तरह से ये ब्रांच्ड हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं अफेरेंट आर्टेरियोल। ये जो बाउमेन्स कैप्सूल में इन कर रही है आर्टरी, उसे कहेंगे अफेरेंट आर्टेरियोल। ये अफेरेंट आर्टेरियोल आगे जाकर के कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। उसके बाद फिर ये यहाँ से इन कर रही है, तो ये बहुत ही ब्रॉड है ना, लेकिन जब निकलती है तो बिल्कुल पतली होकर के बाहर निकलती है। और फिर इस रीनल ट्यूब्यूल में ये जो पीसीडी रीजन है, उसमें ये जाकर के इम्बेडेड हो जाती है आसपास में। फिर डीसीटी रीजन में इस तरह से हो जाती है, और उसके बाद फिर लूप ऑफ हेनले से होते हुए ये वापस से आकर के इफरेंट आर्टेरियोल, ये जो बाउमेन्स कैप्सूल से आर्टरी निकली ना, इसे कहते हैं इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। जब इन करेगी तो उसे हम कहेंगे अफेरेंट
एंड जब ये बाहर निकलती है तो इसे कहते हैं हम इफेरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, इसी बाउमेंस कैप्सूल में, ये जो बाउमेंस कैप्सूल है, इसी बाउमेंस कैप्सूल में होता है फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन प्रोडक्शन। सबसे पहली बात, यूरिन प्रोडक्शन के मेनली 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है फिल्ट्रेशन और दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन। अब सबसे पहले होता क्या है कि ये जो ब्लड इंटर करी, ये मोटे ब्रॉड रीजन से होकर के जाती है, ब्रॉड ट्यूब होकर के इन करती है, और जब ये निकलती है तो बिल्कुल पतली ट्यूब से निकलती है। तो इधर से ब्लड जा रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लड जाएगा, लेकिन निकलने के लिए जगह बहुत कम है, क्योंकि अब यहाँ पे ये जो आर्टेरियोल निकला वो बिल्कुल नैरो हो जाती है ना। तो इसकी वजह से इस ग्लोमेरुलस में प्रेशर डेवलप होने लगता है। इस प्रेशर की वजह से, ये प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि इसी प्रेशर की वजह से यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, प्रेशर की वजह से ब्लड का फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो जाता है। अब जो फिल्ट्रेट बचता है, फिल्ट्रेट मतलब क्या कि आपने चाय पत्ती छानी होगी ना चाय बनाने के वक्त में, तो चाय बनाने के लिए जब हम सीप से उस चाय को छानते हैं तो उस छानने के बाद जो छन्ने में जो आपको चाय पत्ती बच जाती है उसको फिल्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, और जो लिक्विड पार्ट है, जो कि आप समझ लो कि चाय जो बची, उस चाय को आप समझ लो ब्लड। ओके, तो यहाँ पे ब्लड फिल्टर हो जाता है और वो ब्लड फिल्टर होकर के इस इफेरेंट आर्टेरियल होकर के ट्यूब्यूल्स की तरफ बढ़ जाता है। जो फिल्ट्रेट होता है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और लिक्विड भी होता है, ठीक है, पानी भी रहता है और सारे के सारे डिजॉल्व फॉर्म में वेस्ट मटेरियल्स उसी फिल्ट्रेट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब वो फिल्ट्रेट भी इस बाउमेंस कैप्सूल की जो वॉल होती है उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ओके, तो ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेप। अफेरेंट आर्टेरियोल से आर्टेरियोल गई बाउमेंस कैप्सूल में, बाउमेंस कैप्सूल में जाकर के क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। अब इस ग्लोमेरुलस में ये अंदर जाकर के प्रेशर क्रिएट होता है, इसमें से जब ब्लड फ्लो करता है तो उस ग्लोमेरुलस में प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाता है। ब्लड में बस 2 चीज़ें रह जाती हैं, बाकी सारी की सारी चीज़ें बाहर निकल जाती है इस ब्लड वेसल से और बाउमेंस कैप्सूल में जाकर के स्टोर हो जाती है। ठीक है, ये जो ब्लड निकली उस ब्लड में सिर्फ और सिर्फ ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ करके बाकी जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं एलोंग विद नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब इन सब्सटेंसेस में कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं और कुछ हार्मफुल भी होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजिनस वेस्ट, वो सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं और बाउमेंस कैप्सूल में चला जाता है। उसके बाद जो फिल्ट्रेट बचता है उसे हम कहते हैं इनिशियल फिल्ट्रेट। अब ये इनिशियल फिल्ट्रेट मूव करता है रीनल ट्यूब्यूल्स की तरफ। ठीक है, तो यहाँ तक होती है फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट। ओके, अब इन यूजफुल सब्सटेंसेस में जैसे कि ग्लूकोज वगैरह भी होता है ना। इस यूजफुल सब्सटेंसेस में ये जो इनिशियल फिल्ट्रेट है उसमें ग्लूकोज होता है, सॉल्ट होता है, अमीनो एसिड्स होता है और बहुत सारे अमाउंट में वाटर होता है, यानी कि जितना हमारी बॉडी में पानी है वो सारा का सारा वाटर इस फिल्ट्रेट में होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी से पूरा का पूरा पानी अगर बाहर निकल जाए तो फिर तो हमारे अंदर पानी की कमी हो जाएगी, फिर तो बहुत सारे डिजीज कॉज होने लगेंगे। तो इसके लिए होता है सेकंड स्टेप, दैट इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन। इस रीएब्जॉर्प्शन के ड्यूरिंग जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनका सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन होता है। अफेरेंट आर्टेरियोल, ये अफेरेंट आर्टेरियोल गंदा ब्लड लेकर के जाता है बाउमेन कैप्सूल में। ठीक है, अब इसमें फिल्ट्रेशन हुआ, ये कैपिलरीज ग्लोमेरुलस में जो ये कैपिलरीज हैं ये फिर से इफेरेंट आर्टेरियोल बन करके बाहर निकल जाती है। अब ये बाहर निकल करके बढ़ गई ट्यूबुलर पार्ट की तरफ। ये पूरा पार्ट क्या है? ट्यूबुलर पार्ट है। इस ट्यूबुलर पार्ट की तरफ बढ़ जाती है। कुछ ट्यूबुलर पार्ट की तरफ जब बढ़ती है तो ये कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। ये पीसीटी रीजन में चला जाता है, ये डीसीटी रीजन में चला जाता है, ये लूप ऑफ हेनले वाले रीजन में चला जाता है। तो इस तरह से ये कैपिलरीज में फिर से डिवाइड हो जाती हैं और ट्यूबुलर पार्ट के सभी रीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। ओके, और दूसरी बात, यहाँ पे बाउमेंस कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट एब्जॉर्ब है, इसमें जो फिल्ट्रेट एब्जॉर्ब है जिसे हम कहते हैं इनिशियल फिल्ट्रेट, ये इनिशियल फिल्ट्रेट इस कैप्सूल से आगे मूव करता है इस ट्यूबुलर पार्ट की तरफ। ये आगे मूव करता है इस ट्यूबुलर पार्ट की तरफ। अब होता यह है कि ये जो इफेरेंट आर्टेरियोल है ये सभी हर ट्यूब्यूल्स के पास पहुंच जाती है और जैसे ही ये इनिशियल फिल्ट्रेट आगे की तरफ मूव करता है, जैसे ही ये इनिशियल फिल्ट्रेट आगे की तरफ मूव करता है, ये जो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट हैं वो इसमें जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस बह रहे हैं, इसमें फ्लो कर रहे हैं इस ट्यूब्यूल्स में, उन्हें सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं। ओके,
इस ट्यूब्यूल्स के अराउंड कैपिलरीज पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गई और इसमें जो भी फूड मटेरियल बह रहा है, जो भी फिल्ट्रेट बह रहा है, जिसमें यूजफुल सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट है, उसमें से यूजफुल सब्सटेंसेस का ये रीएब्जॉर्प्शन कर लेती हैं। इसे ही कहा जाता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब सेलेक्टिव वर्ड का क्या मतलब है यहाँ पे? तो जितने भी अमाउंट में जो सब्सटेंसेस, अब जैसे कि ग्लूकोज यूरिन में नहीं होना चाहिए, नहीं तो डायबिटीज़ हो जाएगा, है ना। तो यूरिन में ग्लूकोज तो होता नहीं है, तो ये जितने भी अमाउंट हैं ग्लूकोज के, वो सारे के सारे एब्जॉर्ब करे जाएंगे। सॉल्ट्स अगर ज़्यादा है तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, तो इसके लिए ये एक पार्टिकुलर अमाउंट में ही एब्जॉर्प्शन होता है। इसी को कहा जाता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। बॉडी को जितने की ज़रूरत है, जितने अमाउंट की ज़रूरत है, उतना ही एब्जॉर्प्शन होता है और बाकी जो बचते हैं वो इसी ट्यूब में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। अब इस रीएब्जॉर्प्शन के बाद जब फिल्ट्रेट आगे की तरफ बढ़ता है, कलेक्टिंग डक्ट की तरफ बढ़ता है, तो फाइनल फिल्ट्रेट अब यहाँ से इस बाउमेंस कैप्सूल से फिल्ट्रेट निकला, पीसीटी रीजन में गया, पीसीटी से फिर लूप ऑफ हेनले में गया, लूप ऑफ हेनले से बढ़ा आगे डीसीटी रीजन में, और डीसीटी रीजन आगे जाकर के कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट हो जाती है। तो जैसे ही फिल्ट्रेट डीसीटी रीजन में पहुंचता है ना, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस तो हो गई कंप्लीट। अब ये जो फाइनल फिल्ट्रेट है, रीएब्जॉर्प्शन के बाद के फिल्ट्रेट को हम फाइनल फिल्ट्रेट कहते हैं, वही फाइनल फिल्ट्रेट कहलाता है यूरिन। रीएब्जॉर्प्शन के बाद जो फाइनल फिल्ट्रेट बचा उसे ही हम कहते हैं यूरिन। अब ये यूरिन आगे की तरफ फ्लो करता हुआ पहुंचता है कलेक्टिंग डक्ट में। इसी तरह से यहाँ पे आप ये ब्रांचेस देख रहे हो ना, यहाँ से दूसरी नेफ्रॉन कनेक्टेड है, तो वो भी उसकी जो डीसीटीज होगी वो भी यूरिन को लेकर के इसी कलेक्टिंग डक्ट में आती है। तीसरी जो नेफ्रॉन है वो भी इसी में लेकर के आती है, चौथी जो है वो भी इसी में लेकर के आती है, इधर से जो है वो भी इसी में लेकर के आती है। तो ये कलेक्टिंग डक्ट जो है यूरिन को कलेक्ट करने का काम करती है। ओके, तो इस तरह से यूरिन प्रोड्यूस होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये कलेक्टिंग डक्ट आगे जाकर के कनेक्ट हो जाती है यूरेटर से, और वहाँ से यूरेटर जाकर के यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट कर देता है यूरिन को, जहाँ से हम अर्ज फील होने पे यूरिनेशन के थ्रू इसे बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो ये सारी की सारी पूरी प्रोसेस होती है यूरिन प्रोडक्शन की। सबसे पहले क्या हो रहा है? तो सबसे पहले हार्ट से अनफिल्टर्ड ब्लड लेकर के आर्टरी निकली, एक आर्टरी गई किडनी में, तो इसे हम कहते हैं रीनल आर्टरी। अब ये रीनल आर्टरी जाती है किडनी में, किडनी में जाकर के ये डिवाइड हो जाती है ब्रांचेस में। डिफरेंट नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि मैंने कहा 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। हर नेफ्रॉन में एक एक आर्टरी जाएगी, तो वो आर्टेरियोल कहलाती है ना। अब ये आर्टेरियोल जो है वो जाता है बाउमेंस कैप्सूल में, तो इसे हम कहते हैं अफेरेंट आर्टेरियोल। ये आर्टेरियोल आगे जाकर के क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, जो कि इस बाउमेंस कैप्सूल में प्रेजेंट होता है। अब इस ग्लोमेरुलस में ब्लड फ्लो करता है। जैसे ही ब्लड फ्लो करता है तो बहुत प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर की वजह से ब्लड जो है फिल्टर हो जाता है ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, एंड जो फिल्ट्रेट होते हैं वो उस बाउमेंस कैप्सूल में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। फिर अब ये बाउमेंस कैप्सूल से फिल्ट्रेट फ्लो करता है रीनल ट्यूबल्स की तरफ, जहाँ पर यूजफुल सब्सटेंसेस का रीएब्जॉर्प्शन होता है बाय द कैपिलरीज। अब ये जो कैपिलरीज यहाँ पे ग्लोमेरुलस थी, वो कैपिलरीज फिर बाहर निकल जाती है, तो उसे हम कहते हैं इफेरेंट आर्टेरियोल। ये इफेरेंट आर्टेरियोल आगे जाकर के कैपिलरीज में डिवाइड होकर के रीनल ट्यूबल्स के अराउंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। उस रीनल ट्यूब्यूल में जब फिल्ट्रेट फ्लो करता है तो ये कैपिलरीज उसमें से यूजफुल सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन कर लेती हैं। उसके बाद ये कैपिलरीज आगे जाकर के रीनल वेन्स में ज्वाइन हो जाती है, और वो रीनल वेन इस फिल्टर्ड ब्लड को लेकर के चला जाता है हार्ट के पास। एंड यहाँ पे फिल्ट्रेट जो फ्लो कर रहा था उसमें से सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन हो जाने के बाद जो फाइनल फिल्ट्रेट होता है वो एज अ यूरिन आगे जाकर के कलेक्टिंग डक्ट में फ्लो करता है, जो कि आगे जाकर के यूरेटर में ओपन हो जाती है। अब इस यूरेटर से ब्लड जाकर के यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है, और यूरिनरी ब्लैडर से हम यूरेथ्रा के थ्रू एक्सपेल्ड आउट कर देते हैं। ये होल प्रोसेस है। आप इस तरह से भी अगर बना देते हो फ्लो चार्ट, तो भी आपको मार्क्स अच्छे खासे मिल जाएंगे, है ना। और साथ ही साथ में आपको नेफ्रॉन की पिक्चर तो बनानी पड़ेगी, या फिर आप यूरिनरी सिस्टम का फिगर ज़रूर डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। ओके, कोई भी सिस्टम आपको पूछता है तो आपको उसका डायग्राम बनाना है एंड देन अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये वाला पार्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। ओके, अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स पढ़े होंगे, है ना। तो थर्ड स्टेप जो होता है ना ट्यूबुलर सिक्रीशन का, वो स्टेप हर किसी में नहीं होता है। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। जिसमें ग्लोमेरुलस एब्सेंट होता है उसी में वो ट्यूबुलर सिक्रीशन स्टेप्स होता है, इसलिए मैंने उसे डिस्कस नहीं किया है। ट्यूबुलर सिक्रेशन में होता यह है कि रीएब्जॉर्प्शन के बाद फिर से
जो भी वेस्ट मटेरियल अगर बच गए हैं ब्लड में तो उसका फिर से सिक्रीशन हो जाता है, इसी को कहा जाता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया। ओके, अगर कोई भी इन्फेक्शन हो, इंजरीज हो, उसकी वजह से किडनी में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होता है तो ये किडनी जो है हमारी वो डैमेज हो सकती है। ओके, अब किडनी डैमेज हो जाएगी तो ब्लड में बहुत सारे एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे। नाइट्रोजिनस वेस्ट ब्लड में जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी। उस एक्यूमुलेशन की वजह से आर्टरीज ब्लॉक हो सकती है। आर्टरी ब्लॉक होगी तो हार्ट फेलियर भी हो सकता है, किडनी फेल हो जाएगी, है ना। किडनी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो किडनी फेलियर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस सारी कंडीशंस में जब कभी किडनी फेल हो जाती है यानी कि किडनी काम करना बंद कर देती है तो हम आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करते हैं। नाउ व्हाट इज आर्टिफिशियल किडनी? क्या ये कोई इंसानों द्वारा बनाई गई किडनी होती है? तो नहीं। इस आर्टिफिशियल किडनी ये एक मशीन होती है, डायलिसिस मशीन होती है जिसके थ्रू हम ब्लड को क्लीन करते हैं। ठीक है, लुक एट दिस, ये है डायलाइजर, इसे हम डायलाइजर भी कहते हैं या डायलाइजिंग मशीन कहते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आर्टिफिशियल किडनी की तरह फंक्शन करती है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है आर्टिफिशियल किडनी। किडनी का क्या काम है? हमारे ब्लड को अपने अंदर लेती है, उसे फिल्टर करती है और फिर वापस से फिल्टर करके हमारी बॉडी में फिर से भेज देती है। बिल्कुल ऐसा ही काम करती है ये डायलाइजर मशीन, इसीलिए इसको नाम दिया गया है आर्टिफिशियल किडनी। अब ये आर्टिफिशियल किडनी होती कैसे है? तो इसमें एक टैंक होता है, लुक एट दिस, ये एक चैम्बर है। इस चैम्बर में बहुत सारे ट्यूब्स कनेक्टेड होते हैं इस तरह से, है ना, जो कि आर्टरीज का काम करते हैं। आर्टरीज की तरह इसे कनेक्ट कर दिया जाता है बहुत सारे ट्यूब्स को, और उसके बाद इसमें एक डायलाइजिंग फ्लूइड भर दिया जाता है जो कि प्लाज्मा का काम करती है ना। ब्लड में हमारे प्लाज्मा फ्लो कर रहा होता है ना, जिसमें बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट फ्लो कर रहे होते हैं, तो उस प्लाज्मा का काम करती है ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन। तो ये जो टैंक है इसी को कहा जाता है डायलाइजर या आर्टिफिशियल किडनी। अब इसमें दो ओपनिंग होती है, एक ओपनिंग होती है जहाँ से डायलाइजिंग सॉल्यूशन जा रहा है इस चैम्बर में, और दूसरा साइड होता है जहाँ से यूज़ होने के बाद डायलाइजिंग सॉल्यूशन बाहर निकलता है विद वेस्ट प्रोडक्ट्स। ओके, इधर से जा रहा है फ्रेश सॉल्यूशन और इधर से गंदा सॉल्यूशन बाहर निकलता रहता है ताकि ब्लड की अच्छे से सफाई हो सके। तो इसको ये प्रोसेस जो है ना हमेशा चलती रहती है। ओके, अब इसमें होता क्या है, कैसे ये वर्क करती है? तो सबसे पहले एक ट्यूब को, यहाँ से एक ट्यूब ऊपर की तरफ से गई, है ना, और ये बहुत सारी वेसल्स का फॉर्मेशन करती है अंदर, इस तरह से कनेक्टेड रहती है और वो बाहर निकल जाती है। ओके, दो ओपनिंग हो गई। तो एक वाली ये ऊपर वाली जो ट्यूब है इसको पेशेंट की आर्टरी से कनेक्ट कर दिया जाता है और नीचे वाली ट्यूब को पेशेंट के वेन से कनेक्ट कर दिया जाता है, और यहाँ पर एक पंप लगा हुआ होता है और यहाँ पर भी एक पंप लगा हुआ होता है। ओके, अब होता यह है कि इस ब्लड में यूरिया और अदर सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, है ना। ये जो ब्लड निकल रही है इसकी बॉडी से, इसमें यूरिया भी प्रेजेंट है, अदर सब्सटेंसेस नाइट्रोजनस वेस्ट भी प्रेजेंट है, और इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन का जो कॉम्पोजिशन होता है वो प्लाज्मा की तरह होता है, लेकिन उसमें यूरिया नहीं होता है, इसमें यूरिया वगैरह एब्सेंट होते हैं। तो होता यह है कि इस ब्लड में यूरिया एंड नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होते हैं, बट इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन में तो प्रेजेंट नहीं है। तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ इस नाइट्रोजनस वेस्ट का मूवमेंट होने लगता है और सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन में इकट्ठा हो जाते हैं और इस तरह से हमारा ब्लड फिल्टर हो जाता है और फिर उस फिल्ट्रेट को बाहर निकाल दिया जाता है इसमें, और जो फिल्टर्ड ब्लड है उसे फिर वापस से यहाँ पर से पुश करके इसको वेन के थ्रू वापस से बॉडी में भेज दिया जाता है। इसी को कहते हैं, यही साइकिल चलती रहती है, इसी को कहा जाता है हीमोडायलिसिस। इसी प्रोसेस को, ये जो ब्लड से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने की जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ये हीमोडायलिसिस मशीन जो है वो बिल्कुल हमारी किडनी की तरह फंक्शन करती है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। बट फ़र्क इतना है नेचुरल किडनी और आर्टिफिशियल किडनी में, बस इतना डिफरेंस है कि इस आर्टिफिशियल किडनी में ना रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इसमें रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जो निकल गया वो पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है, रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ठीक है, एक बात और ध्यान में रखनी है कि एक हेल्दी पर्सन में डेली 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है, 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है एक दिन में, और हम यूरिनेशन कितना करते हैं, 1 से 2 लीटर। तो बाकी जो 178 लीटर बचा वो कहाँ जाता है, इसी रीएब्जॉर्प्शन के थ्रू बॉडी में वापस कर देती है। तो कितनी इंपॉर्टेंट होती है किडनी, कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, ये आप सोच सकते हो। ओके, अब कभी कभी हीमोडायलिसिस
काम नहीं करती है, तो इस कंडीशन में एक अनदर प्रोसीजर अपनाया जाता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन डोनेशन। इसमें क्या होता है, ये एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी से, या अगर कोई डेड हो गया है तो उसकी बॉडी से ऑर्गन को डोनेट कर दिया जाता है ना, लोग डोनेट कर देते हैं, आपने सुना होगा। तो अगर किसी पेशेंट की बॉडी का कोई भी ऑर्गन फेल हो जाता है या किसी डिजीज या इंजरी की वजह से, तो ऑर्गन डोनेट करना पड़ता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। इसमें जो ऑर्गन दे रहा है उसे हम ऑर्गन डोनर कहते हैं, और जो रिसीव करता है उसको रिसिपेंट कहा जाता है। ठीक है, अब ये ऑर्गन डोनेशन, इसमें टिश्यूज का डोनेशन भी हो सकता है, कोई सेल्स डोनेट कर रहा है वो भी हो सकता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी ही बॉडी के किसी पार्ट को कट करके दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक ट्रांसप्लांटेशन का ही पार्ट है। एक जगह से दूसरी जगह कट करके लगा देना, ये भी ट्रांसप्लांटेशन है। दूसरे की बॉडी से ऑर्गन डोनेट करना, ये भी ट्रांसप्लांटेशन है। ओके, लुक एट दिस, इसकी किडनी यहाँ पे खराब हो गई है तो ये दूसरे ऑर्गन को यहाँ पे लगाया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। अब मेजर जो कॉमन डोनेटिंग ऑर्गन्स होते हैं उसमें आ जाता है आपका कॉर्निया, किडनी, हार्ट, लिवर, पैंक्रियास, लीवर, लंग्स, इंटेस्टाइन एंड बोन मैरो, इसकी डोनेटिंग होती है। अब इन ऑर्गन्स में से बहुत सारे ऑर्गन्स और टिश्यू ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जब देने वाला जब डेड कर जाता है ना तभी होती है, जब डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है कि ये पर्सन अब नहीं बचेगा, तब उसकी बॉडी से उस ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है। बट कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जब डोनर अलाइव होता है ना तभी हम उस ऑर्गन को डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि लीवर, किडनी, लंग्स, ये सब ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि जब डोनर जिंदा रहे, अलाइव रहे, तभी हम डोनेट कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग बात करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के में एक्सक्रीशन बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होता है, अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि हमने रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस में देखा था कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू एक्सक्रीट आउट किए जाते हैं, तो ये एक प्रोसेस हो गई डिफ्यूजन। सेकंड स्ट्रेटजी की बात करें तो ट्रांसपीरेशन के थ्रू ये एक्सेस वाटर का रिमूवल करते हैं थ्रू द स्टोमेटा, तो ये एक अनदर प्रोसेस हो गई एक्सक्रीशन की, राइट। कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि वो अपने सेलुलर वैक्यूल्स में स्टोर करके रखते हैं, कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि वो डेड सेल्स में स्टोर करके रखते हैं और लीव्स में स्टोर करके रखते हैं, और वो लीव फिर बाद में उसे वो गिरा देते हैं, उनकी शेडिंग करके ये अपना वेस्ट रिमूवल करते हैं। तो एक प्रोसेस हो गई डिफ्यूजन, दूसरी प्रोसेस हो गई ट्रांसपीरेशन, तीसरी प्रोसेस हो गई शेडिंग ऑफ लीव्स या शेडिंग ऑफ बार्क। आपने देखा होगा ना, जो पुराने जाइलम हो जाते हैं उन्हें प्लांट्स अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं, ट्रीज जो होते हैं पुराने, बहुत पुराने दरख्त को आपने देखा होगा, तो वो सब क्या है, वेस्ट एलिमिनेशन का तरीका होता है प्लांट्स का। ओके, कुछ अदर प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि रेजिन्स और गम्स। आपने देखा होगा आम के पत्ते को जब आप तोड़ दोगे तो उसमें से गम की तरह निकलता है ना, कुछ चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है जिसे हम कहते हैं रेजिन या गम्स वगैरह, है ना। तो वो सब भी वेस्ट प्रोडक्ट्स के रूप में ही प्लांट्स अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं, जो कि ओल्ड जाइलम में स्टोर रहता है और वो ओल्ड जाइलम शेडिंग के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। ओके, इसके अलावा कुछ ऐसे भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जिसे प्लांट सॉइल में एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये कुछ छोटा सा टॉपिक था एक्सक्रीशन का। प्लांट्स में एक्सक्रीशन के तरीके आपको ध्यान में रखने हैं, डिफ्यूजन, ट्रांसपीरेशन, शेडिंग ऑफ लीव्स, शेडिंग ऑफ बार्क एंड एलिमिनेशन इन द सोइल। ओके, तो इस तरह से हमारा एलिमिनेशन का पोर्शन कंप्लीट होता है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, और इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी आज कंप्लीट हो गया। अब आइए इसके हम लोग लास्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमने साथ साथ इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बहुत जल्द ही डिस्कस करेंगे। देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बताना है। स्ट्रक्चर, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है बाउमेंस कैप्सूल एंड दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये बाउमेंस कैप्सूल है और उसके बाद जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल्स। किडनी का पार्ट है इसलिए रीनल लगा हुआ है, ठीक है। अब इसे आप डिस्कस कर देंगे। बाउमेंस कैप्सूल एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि नेफ्रॉन का एक एंड होता है। इसमें क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। उसके बाद रीनल ट्यूब्यूल, ये ट्यूबुलर पार्ट होता है जो कि बाउमेंस कैप्सूल से कनेक्टेड होता है एक एंड पर, और दूसरे एंड पर कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। इस रीनल ट्यूब्यूल में जो पार्ट बताए हैं मैंने, वो आपको यहाँ पे नहीं बताना है क्योंकि आपकी बुक में वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। इसके बाद हम इसके फंक्शनिंग की बात करेंगे।
सबसे पहला स्टेप क्या होता है, रीनल आर्टरी अनफिल्टर्ड ब्लड को लेकर के आती है नेफ्रॉन में, जहाँ पे ये ब्रांच्ड में हो जाती है और क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। और फिर तब जाकर के फंक्शनिंग स्टार्ट होती है, जो कि 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड दूसरा स्टेप रीएब्सॉर्प्शन का होता है। तो ये आप इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। मैंने अभी भी डिस्कस किया, प्लांट्स डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट आउट करने के लिए। पहला प्रोसेस डिफ्यूजन है, ट्रांसपीरेशन, थर्ड प्रोसेस है शेडिंग ऑफ लीव्स एंड शेडिंग ऑफ बार्क्स, एंड फोर्थ प्रोसेस है एक्सक्रीशन का, जो कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को प्लांट्स सराउंडिंग सॉइल में एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। तो ये अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा पानी है, ज़्यादा वाटर है और ज़्यादा डिजॉल्व वेस्ट प्रेजेंट है, तो यूरिन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगा, और अगर कम वेस्ट प्रोडक्ट है, कम पानी है, तो यूरिन का अमाउंट कम होगा। बस यही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नाउ अब हम लोग इसके क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी एग्जामिनर के क्वेश्चंस को डन करेंगे। इसके साथ ही मैं इसका माइंड मैप भी आपको शॉर्ट में प्रोवाइड करने वाली हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।